हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं स्टोक कर्ल थ्योरम। देखिए स्टूडेंट, स्टोक कर्ल थ्योरम क्या है, सबसे पहले ये देखें मैथमेटिकली क्या है और फिजिकली इसका क्या सिग्निफिकेंस है। फिजिकली हम लोग बोलें तो स्टोक कर्ल थ्योरम का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मैथमेटिकली हम इसका यूज करते हैं जब भी हमें किसी सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करना होता है, यानी अगर किसी पृष्ठ समाकल को किसी रेखा समाकल में कन्वर्ट करना होता है तो इस थ्योरम का यूज किया जाता है। जिस तरीके से हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ी थी जो कि डाइवर्जेंस से रिलेटेड है, स्टोक कर्ल थ्योरम कर्ल से रिलेटेड है। कर्ल आपने पढ़ लिया है, तो स्टोक कर्ल थ्योरम कर्ल से रिलेटेड है और ये क्या काम करती है, ये सरफेस लाइन इंटीग्रल को सरफेस में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो इसका मतलब एक साइड में तो लाइन इंटीग्रल आएगा, एक साइड में सरफेस आएगा, और सरफेस में भी क्या आना चाहिए, कर्ल के बारे में बताती है, तो कर्ल इसके अंदर आएगा, तो राइट साइड में कर्ल आ गया। तो सबसे पहली बात स्टोक कर्ल थ्योरम का स्टेटमेंट समझते हैं, फिर इसका प्रूफ करेंगे। स्टेटमेंट या कथन। स्टेटमेंट समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू स्टोक कर्ल थ्योरम, line integral of vector field, line integral of vector field is equal to curl is equal to surface integral of curl of vector field। किसी भी वेक्टर फील्ड का सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल उस वेक्टर फील्ड के सरफेस इंटीग्रल यानी कि उसके पृष्ठ समाकल के कर्ल के पृष्ठ समाकल के इक्वल होता है। देखिए कैसे, जैसे हमारे पास एक वेक्टर फील्ड है ए वेक्टर, उसका लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। नीचे क्लोज बाउंड, जहाँ लाइन इंटीग्रल आएगा वहाँ बाउंड्री आएगी यानी परिसीमा आएगी। ये इक्वल किसके होता है, उसी वेक्टर फील्ड का कर्ल, और किसी वेक्टर फील्ड का कर्ल क्या होता है, डेल क्रॉस ए, इसके सरफेस इंटीग्रल के क्या होता है, इक्वल होता है। ये स्टोक कर्ल थ्योरम बोलती है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक क्लोज बाउंड्री एज्यूम करेंगे किसी वेक्टर फील्ड ए वेक्टर के अंदर। जब भी क्लोज बाउंड्री की बात हो रही है, इसका मतलब वो किसी न किसी एरिया, बाउंड्री बताई थी आपको, जब बाउंड्री की बात होती है जैसे क्रिकेट की बाउंड्री है, तो वो एक एरिया यानी एक जो परिसीमा होती है वो किसी न किसी क्षेत्रफल को परिबद्ध करती है। ठीक है, तो हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर सी बी ए एनी क्लोज बाउंड्री। सी एक बंद परिसीमा है। ये कहाँ माना है, किसी वेक्टर फील्ड में माना है। ठीक है, तो ये एक क्लोज बाउंड्री है, इसको हम लोग किसी वेक्टर फील्ड ए वेक्टर में एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, देन लाइन इंटीग्रल ओवर ए क्लोज बाउंड्री, यानी इस क्लोज बाउंड्री के अलोंग लाइन इंटीग्रल क्या होगा, देन लाइन इंटीग्रल ओवर ए क्लोज बाउंड्री, बंद परिसीमा के अनुदिश रेखा समाकल, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए डॉट डी एल के, क्लोज बाउंड्री के अलोंग लाइन इंटीग्रल। यहां तक ठीक है। हाँ जी, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इस बाउंड्री को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लेट बाउंड्री सी इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट। माना परिसीमा सी को दो भागों में विभाजित किया गया है। ये इस तरीके से। अब देखो पिछले वाले में तो क्लोज सरफेस थी, क्लोज का मतलब जैसे स्फीयर होता है ना,
तो उसके बीच में से काटोगे तो वो एरिया बनेगा नीचे। यहाँ सिर्फ ये बाउंड्री है तो ये एक बाउंड्री बनेगी, तो ये एक बाउंड्री बन जाएगी C1, जो नीचे वाली बाउंड्री है वो C2 बन जाएगी। दो बाउंड्री में इसको डिवाइड कर दिया, वेक्टर फील्ड वही ए वेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए इस बाउंड्री C1 के अलोंग लाइन इंटीग्रल क्या आएगा। देन लाइन इंटीग्रल अलोंग C1 बाउंड्री के अलोंग, यानी C1 परिसीमा के अनुदिश रेखा समाकल कितना आएगा। देखो C1 बाउंड्री लेनी है ना, तो ये वाली बाउंड्री लेनी पड़ेगी अपने को। तो लाइन इंटीग्रल क्या होता है, A डॉट डी एल। देखो अगर आप पूरी बाउंड्री ले रहे थे तो A डॉट डी एल ले रहे थे, अब इतनी बाउंड्री ले रहे हो तो A डॉट डी एल वन लिख दो। ये तो यहाँ से DL1 लाइन एलिमेंट लोगे उसके अलोंग लाइन इंटीग्रल, अगर पूरी बाउंड्री के अलोंग लिखना है तो इंटीग्रेशन लगा दो। तो ये पूरी बाउंड्री C1 के अलोंग लाइन इंटीग्रल आ गया। यहाँ देखो ये LM इसका कॉमन पार्ट है, किसका, C1 बाउंड्री और C2 बाउंड्री का। C2 बाउंड्री नीचे है, C1 बाउंड्री ऊपर है। देखिए जब भी कर्ल निकालना है स्टूडेंट, तो आपको एक ही डायरेक्शन में चलना होगा, यानी जो आप लाइन एलिमेंट लोगे वो आप यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे चलना होगा। ठीक है, तो C1 के अलोंग लाइन इंटीग्रल आ गया। अब क्योंकि कर्ल एक ही डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ लाइन इंटीग्रल लोगे तो ऐसे 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 लाइन एलिमेंट ऐसे लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ C2 के अलोंग लाइन इंटीग्रल अलोंग C2 के अनुदिश रेखा समाकल, ये क्या होएगा, C2 A डॉट DL2। अब आप मेरी बात समझो, इसमें क्या इंक्लूड है, इसमें ये पूरी बाउंड्री प्लस ये कॉमन पार्ट इंक्लूड है, और इसमें ये पूरी बाउंड्री C1 में यानी ऊपर वाले में प्लस ये कॉमन पार्ट भी तो इंक्लूड है। अब जब C1 बाउंड्री ले रहे होगे तो लाइन एलिमेंट की डायरेक्शन इधर, फिर इधर, फिर इधर ऐसे आएगी। जब आप C2 बाउंड्री ले रहे होगे स्टूडेंट, तब लाइन इंटीग्रल M से L आएंगे, यानी ऐसे इधर, यानी लाइन इंटीग्रल इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे किसके, कॉमन पार्ट के। अगर लाइन इंटीग्रल, देखो लाइन एलिमेंट इक्वल और अपोजिट हो गए तो लाइन इंटीग्रल भी, यानी जो रेखा समाकल होगा LM के अनुदिश, वो भी इक्वल और अपोजिट हो जाएगा, तो वो एक दूसरे को निरस्त कर देगा। समझिए कि क्योंकि लाइन इंटीग्रल में क्या आता है, A डॉट DL। जब आप C2 बाउंड्री ले रहे होगे तो DL इधर आएगा, जब आप C1 बाउंड्री ले रहे होगे, C1 बाउंड्री ले रहे होगे तो इधर आएगा, जब C2 बाउंड्री ले रहे होगे तो ऐसे आएगा, यानी वो इधर आएगा। तो ये लाइन एलिमेंट जब C2 ले रहे होगे तो इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे। जब लाइन एलिमेंट इक्वल और अपोजिट हो गया तो फिर A डॉट DL जो आएगा वो भी इक्वल, और क्योंकि ये दोनों में 80 डिग्री का डिफरेंस हो गया। जब DL इसलिए में ले रहे होगे तो 0 लगाओगे, और उसमें ले रहे होगे तो 180 लगाओगे। तो हमारे पास जो लाइन इंटीग्रल आएगा LM के अलोंग वो इक्वल और अपोजिट होगा। सो लाइन इंटीग्रल ओवर ए कॉमन पाथ LM इज इक्वल एंड अपोजिट। अब ये कट जाएगा, अगर ये कट गया तो बताइए, अब मैं इसके अलोंग लाइन इंटीग्रल प्लस इसके अलोंग लाइन इंटीग्रल, यानी C2 बाउंड्री और C1 बाउंड्री के अलोंग लाइन इंटीग्रल को ऐड करूंगा, दोनों को जोड़ूंगा इन रेखा समाकलों को, तो कॉमन वाला पार्ट, यानी इसमें जो कॉमन वाला पार्ट था वो तो कट जाएगा दोनों का, तो बचेगा क्या, ऊपर वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट। तो पूरी बाउंड्री बच गई जो पहले बच रहा था, यानी टोटल लाइन इंटीग्रल अगर मैं लिखूंगा, लाइन इंटीग्रल कौन सा, C1 के अलोंग जो लाइन इंटीग्रल आ रहा था प्लस C2 के अलोंग जो लाइन इंटीग्रल आ रहा था, ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो C के अलोंग लाइन इंटीग्रल आ रहा है। समझ में आया कारण भाई, ये कॉमन पार्ट कट गया तो इसका मतलब C2 में सिर्फ इतना बच गया, C1 में इतना बच गया, दोनों को ऐड किया तो पूरी बाउंड्री के अलोंग जो लाइन इंटीग्रल था वही बचेगा, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। इक्वेशन नंबर, यानी कॉमन पार्ट वाला आपस में कट जाता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। लेट बाउंड्री C is divided into n part,
परिसीमा C को n भागों में विभाजित करते हैं। ये बाउंड्री C है, इसको n पार्ट्स में विभाजित कर देते हैं। ठीक है, पहली बाउंड्री C1, फिर C2, फिर Cn, बीच में कोई Ci आएगी, वही वेक्टर फील्ड A वेक्टर में इसको रख रखा है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ देन अगर मैं सभी बाउंड्री के अलोंग लाइन इंटीग्रल निकालूं, पहली बाउंड्री के अलोंग, देन टोटल लाइन इंटीग्रल क्या होएगा? यानी आप A डॉट dl अगर अब वैल्यू निकालोगे, ये किसके इक्वल आएगी? ये इक्वल आएगी A डॉट dl यानी पहली बाउंड्री के अलोंग लाइन इंटीग्रल प्लस दूसरी बाउंड्री के अलोंग लाइन इंटीग्रल प्लस डैश डैश डैश, ऐसे ही आएगा। क्यों? क्योंकि कॉमन पार्ट देखो जो C1 बाउंड्री लोगे वो ये वाली होगी, C2 बाउंड्री लोगे ये वाली होगी, तो इनका कॉमन पार्ट आपस में कट जाएगा। C1 के नीचे कोई दूसरा कॉमन पार्ट आएगा वो भी कट जाएगा, तो कॉमन पार्ट आपस में कैंसिल होते जाएंगे, सिर्फ ये बचती जाएगी, ये वाला, यानी पूरी बाउंड्री बच जाएगी। इसका मतलब अगर सभी बाउंड्री के अलोंग लाइन इंटीग्रल निकालोगे तो आपस के जो कॉमन पार्ट है वो तो कटते जाएंगे, उन सबको ऐड करोगे तो कॉमन पार्ट में लाइन इंटीग्रल कटता जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ जो सरफेस वाला लाइन इंटीग्रल है। यानी अगर आप इन सभी लाइन इंटीग्रल को ऐड करोगे तो वो किसके इक्वल होगा? A डॉट dl के। अब आप इसको क्या लिख सकते हो? A डॉट dl ओवर C समेशन I इक्वल टू 1 to n इंटीग्रेशन A डॉट dli, इसके इक्वल बचेगा। समझ गए? इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कर्ल, कर्ल की परिभाषा से, कर्ल क्या बोलता है कि अगर कोई बाउंड्री Ci है, बंद परिसीमा Ci है, तो बताइए कर्ल का डेफिनेशन क्या बोलता है? अगर कोई बाउंड्री Ci है जो एरिया DSi कवर करती है, ठीक है, तो पर यूनिट एरिया पर जो टोटल लाइन इंटीग्रल होता है वही तो कर्ल होता है। जो टोटल लाइन इंटीग्रल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ल बोलते हैं। लिमिट DSi टेंड्स टू 0, और साथ में क्या आएगा? ये किसका डेफिनेशन है? कर्ल ऑफ ए वेक्टर का। ये किसी भी वेक्टर फील्ड का कर्ल किसके इक्वल होता है? पर यूनिट एरिया पर जो टोटल लाइन इंटीग्रल है। यानी इस Ci के लिए मैंने कर्ल की डेफिनेशन दे दी दोनों तरफ, क्योंकि इसके साथ में इसकी क्या आएगी? डायरेक्शन। आप कर्ल का डेफिनेशन पहले देखिए फिर इसको समझना। तो अब आप देखो कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट एन कैप कर दूं, इधर एन कैप लगा दूं, इधर ये तो लिमिट है सिर्फ, ठीक है, यानी इसका मैथमेटिकली में कोई मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई किसका होगा? इसका। तो ए डॉट डी एल आई वैक्टर अपॉन में डी एस आई एन कैप डॉट एन कैप, ये 1 हो जाएगा। कर्ल ऑफ ए वेक्टर एन कैप, इधर डी एस आई आ जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई है, मैग्नीट्यूड है ये किसके इक्वल आ जाएगा? ए डॉट डी एल आई के। समझ गए बात? अच्छा, अब एन डॉट एन 1 हो जाएगा ना। अब एन कैप डॉट एन कैप डी एस आई, एन कैप क्या? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है? वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड कितना? डी एस आई। तो एन कैप डी एस आई करोगे तो क्या आएगा? डी एस आई वैक्टर आएगा। तो कर्ल ऑफ ए वैक्टर, ये डी एस आई वैक्टर हो गया, और ये हो जाएगा ए डॉट डी एल आई। दोनों तरफ समीशन लगा दो, समीशन आई इक्वल टू 1 to n कर्ल ऑफ ए वैक्टर डॉट डी एस आई वैक्टर समीशन आई इक्वल टू 1 to n इंटीग्रेशन ए डॉट डी एल आई वैक्टर। अब आप मुझे बताओ ये वैल्यू किसके इक्वल है? इक्वेशन 2 में देखो, ए डॉट सी ओवर ए क्लोज बाउंड्री ए डॉट डी एल के इक्वल है, और ये इक्वल आ गया इसके समीशन और आई इक्वल टू 1 to n। कर्ल को कैसे लिखते हो? डेल क्रॉस ए वेक्टर डॉट डी एस आई वेक्टर आ गया। अच्छा, आप मुझे बताओ जब n लार्ज नंबर होगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है इसमें n कितने भी बना सकते हैं हम लोग, n तो कितने भी हो सकते हैं जहाँ n लार्ज नंबर है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया जब n लार्ज होता है तो समीशन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो डेल क्रॉस ए वेक्टर, यहाँ आई की जगह सिंपल डी एस वेक्टर लिख दोगे,
और ए डॉट डी एल लिख दोगे। ये आपके पास क्या आता है, किसी भी वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रल उस वेक्टर फील्ड के कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के क्या होता है, इक्वल होता है। ये किसका स्टेटमेंट है, स्टोक कर्ल थ्योरम का स्टेटमेंट है। ठीक है।